हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमी पिंक्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम नई एक शुरुआत करते हैं। आज हम करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को पढ़ा, कुछ हमने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को देखा, एक साइंस का वीडियो भी हमने देखा था। आज से हम करेंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आज स्टार्ट करते हैं जनवरी 2021 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ताकि जो आने वाले जो BPSC एग्ज़ाम हो, 67th BPSC, या फिर जो बिहार SI का एग्ज़ाम है, CDPO है, या फिर उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, जैसे पंचायती राज जो ऑफिसर है BPSC का जो एग्ज़ाम है, उसको भी टारगेट करते हुए हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जनवरी से स्टार्ट किए हैं और ये जनवरी का इसमें सारा पार्ट तो नहीं आ पाएगा। जनवरी का भी इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद अपलोड होगा और उसमें पूरा नहीं हुआ तो पार्ट 3 अपलोड होगा। ऐसे करके हम लोग इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है वो है कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ये एक संस्था है यूनाइटेड किंगडम की। उसके अकॉर्डिंग उसने एक रैंकिंग किया, उसने एक सर्वे किया। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो इकॉनमी है, वो 6th पोजीशन पे है वर्ल्ड वाइड। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है दुनिया भर में, तो 6ठे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? USA है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद फिर चाइना है, जापान है। इस तरीके से आगे चलते हुए हम लोग चलेंगे। UK भी है लिस्ट में, तो 6th पोजीशन पे है हम लोग अभी। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक एशियाज रिचेस्ट लिस्ट आई थी ब्लूमबर्ग की। उसमें मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी, वो तो पहले पोजीशन पे थे। एशिया के सबसे अमीर इंसान, एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन कौन है? तो मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? जो एशिया का जो दूसरे नंबर का जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो कौन है? वो भी एक भारतीय ही है, गौतम अडानी, जिनकी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा संपत्ति जो है उसमें इजाफा हुआ है उनका। तो इस कारण से उन्होंने क्या कि चाइना के एक बिजनेसमैन को पीछे छोड़कर उन्होंने नंबर 2 का पोजीशन जो है उसको पा लिया है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? गौतम अडानी। और फर्स्ट नंबर पे मुकेश अंबानी। अब आते हैं थर्ड जो हमारा करेंट अफेयर्स है वो देखते हैं। वह एक जिला एक शिल्प, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आर्ट। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आर्ट इनिशिएटिव जो है, इस अभियान को किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया। इसके तहत क्या होगा? जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में, उस एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्पेसिफिक आर्ट को उठाया जाएगा जहां से वो पहचाना जाता है, उस क्षेत्र का जो भी स्पेशल आर्ट होगा, और उसको प्रोत्साहित करके उसको विकसित किया जाएगा, ताकि वो जो एक आर्ट है, वो जो शिल्प है, वो उस क्षेत्र के पहचान में आगे जाना जाए। तो इसलिए एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला है कि किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा, यानी कि जो कोविड वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स कौन है? तो जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, पत्रकार हो गए, या फिर जो भी इस महामारी के समय में आगे बढ़कर काम करते हैं, जो भी सोशल वर्कर्स हैं, इन सभी के लिए एक निर्णय लिया है। इनको सम्मानित करने के लिए, इनका सम्मान बढ़ाने के लिए एक निर्णय लिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा कि इनका एक स्मारक, इनका क्या किया जाएगा? एक स्मारक स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। और ये किसके सम्मान में? तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी के नेता हैं। अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि नियो स्टेंसिल एक टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्टअप थी, एक टेस्ट प्रिपरेशन करने वाली एक ऐप थी, जो कि एक स्मॉल लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं थी।
तो नियो स्टेंसिल नामक एक टेस्ट स्टार्टअप ही थी, अभी स्टार्ट ही हुई थी, छोटे छोटे पूंजी को मिला करके उसको स्टार्ट किया गया था न्यू स्टेंसिल को। इसका अधिग्रहण कर लिया है, इसको एक्विज कर लिया गया है। किसके द्वारा कर लिया गया है? तो अनअकैडमी, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये काफ़ी बड़ी संस्था है अनअकैडमी। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि अनअकैडमी का स्लोगन क्या है, तो लेट्स क्रैक इट है। तो ये अनअकैडमी एक संस्था है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। उसने न्यू स्टेंसिल नामक टेस्ट प्रेप स्टार्टअप का अधिग्रहण कर लिया है। अगला जो है वो है एक एग्री हैकेथॉन। एग्री हैकेथॉन का आयोजन एग्री हैकेथॉन 2020, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। और किस तरीके से किया? तो वर्चुअली किया, क्योंकि कोरोना का ये महामारी का समय है और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ तो जुटाना नहीं है, तो इसको वर्चुअली रूप से, ताकि एक दूसरे के साथ संवाद भी हो जाए और हम लोग जो एक कोविड प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो कर लें। तो ये वर्चुअली जो है एग्री हैकेथॉन, एग्री लगा हुआ है अगर किसी चीज़ में, तो इसका मतलब वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो वर्चुअल एग्री हैकेथॉन जो है कहाँ आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ये क्यों आयोजित किया गया? तो कृषि के क्षेत्र में एक तरीके से संवाद, डायलॉग स्थापित करने के लिए, और साथ ही साथ जो भी नया नया जो इनिशिएटिव आता है, जो नए नए इनोवेशन आते हैं, उसको कैसे हम लोग एग्रीकल्चर सेटअप में यूज़ करें और उससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। तो इस चीज़ के लिए एग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है। अब अगला आते हैं, एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अब सुगमता से व्यापार इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसके तहत बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जितने भी राज्य इसके तहत आ जाएं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है ये। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इस समझौता को लागू करने वाला केंद्र का, चूंकि एक योजना और हर एक राज्य के पास अपना एक वैकल्पिक है कि वो लागू करे या ना करे, तो ये लागू करने वाला जो छठा राज्य बन गया है हाल ही में, वो कौन बन गया है? राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने वाला छठा राज्य बन गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 में, जी हम जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें निगरानी पोत है। एक निगरानी करने के लिए, एक वाचाई रखने के लिए एक पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। सबमरीन को, पनडुब्बी कह सकते हैं, तो इसको शामिल किया गया है। और ये जो शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? सुजीत। तो एक निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। उस पोत का नाम क्या है? उस पोत का, उस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो सुजीत। सुजीत नाम है उसका। इसको कहाँ कमीशन किया? कमीशन करने का मतलब ये, चूंकि ये पनडुब्बी है तो ये तो पानी में ही रहेगी, कहीं भी स्थापित की जाएगी, जमीन पर तो रहेगी नहीं। तो इसको कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसको कमीशन किया गया है केरला में। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। अब आगे देखते हैं, एक अवार्ड है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। अब ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड जो है ये क्या है? तो पहले तो देख लेते हैं किसको मिला है। तो के वीरमणि। ये के वीरमणि एक लॉजिस्टिक्स थे, एक तर्कवादी थे, इनको ये दिया गया है। के वीरमणि एक सामाजिक सुधारक भी थे ये। तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो है वो महाराष्ट्र के एक तर्कवादी थे और कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अमेरिका की एक संस्था है, उसने इनके सम्मान में ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अवार्ड शुरू किया और उसी सम्मान से इस बार किसको पुरस्कृत किया गया है? तो के वीरमणि को पुरस्कृत किया गया है। अब आगे देखते हैं, अगला है ग्लोबल सॉकर अवार्ड। ये जो ग्लोबल सॉकर अवार्ड है, सॉकर फुटबॉल को कहते हैं, तो ग्लोबल सॉकर अवार्ड जो है इसके तहत डिकेड का बेस्ट प्लेयर, यानी कि सदी, सॉरी डिकेड नहीं, इसको सेंचुरी कहेंगे, ये मिसप्रिंट है। सदी मतलब 100 वर्ष और डिकेड मतलब 10 वर्ष। तो सदी का यानी कि 100 वर्ष का जो बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ सेंचुरी, वो किसको चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं। वर्तमान में ये यूवेंट्स नाम की एक लीग है, सॉरी लीग नहीं है, एक एजेंसी है, उसके लिए ये खेलते हैं। लीग भी कह सकते हैं उसको, उसमें ये खेलते हैं ये एक। अब ये नेक्स्ट हमारा देखते हैं, एक फुटबॉल प्लेयर है। किस देश की नेवी ने
आधिकारिक रूप से आईएनएस सिंधुवीर को प्रस्तावित किया है। यानी कि नेवी ने, किस देश की जो नेवी है उसने सबमर्ज किया ऑफिशियली आईएनएस सिंधुवीर को। जो आईएनएस कहने का मतलब है इंडियन नेवल सर्विस। तो इंडियन नेवल सर्विस की एक पनडुब्बी है सिंधुवीर, जिसको कि आईएनएस सिंधुवीर कहते हैं। उसको किस देश ने अपने नेवी में ऑफिशियली जो है उसको सबमर्ज किया है? तो ये म्यांमार। म्यांमार जो हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है, उसने इसको सबमर्ज किया अपने नेवी में, ऑफिशियली इसको शामिल भी किया है। किसको? तो आईएनएस सिंधुवीर को। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो यांगोन है। म्यांमार में एक और करंट अफेयर्स म्यांमार से जुड़ा हुआ ये हो सकता है कि वहाँ अभी सैन्य तख्तापलट हुआ है। यानी कि जो आर्मी जो है उसने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है, और वहाँ की जो शासक थी, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। अपना जो उसका जो नेशनल एंथम जो था उसमें एक वर्ड को चेंज कर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को चेंज कर दिया। उसका राष्ट्रगान जो था उसके सेकेंड लाइन में एक लाइन है, एक कोटेशन है, वी आर यंग एंड फ्री। तो उस यंग के जगह पर उसने क्या कर दिया है? वी आर वन एंड फ्री। तो यानी कि यंग जो वर्ड था, यंग, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? वन कर दिया गया है। वी आर वन एंड फ्री, वी आर यंग एंड फ्री को अगर ज़्यादा डीप आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ड को हटा करके क्या डाला गया है? तो यंग को हटा करके वन डाला गया है। तो इसको भी याद रखते हैं। नेक्स्ट है कि किस फॉर्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो एक ब्रिटिश फॉर्मूला वन रेसर हैं और ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। ये कंपनी का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी फार्मूला वन रेसर होते हैं वो अलग अलग कंपनीज के लिए गाड़ी चलाते हैं। तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। कहाँ के हैं? तो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, और वहीं का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया है। इस नाइटहुड सम्मान में क्या होता है कि नाम के पीछे सर लग जाता है। तो अब इनका जो नाम हो जाएगा ऑफिशियली वो हो जाएगा सर लुइस हैमिल्टन। यही पुरस्कार डॉक्टर ये रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था, जिसको उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। तो ये एक नाइटहुड सम्मान वहाँ की रानी देती है, क्वीन एलिजाबेथ जो है, उन्होंने दिया है ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना जो परमाणु प्रतिष्ठान है, जो भी उसका जो एटॉमिक जो भी प्रतिष्ठान है, इंस्टीट्यूट सब है, उसके बारे में जो आदान प्रदान की जाती है जानकारियों की, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो किस देश के साथ किया है? तो पाकिस्तान के साथ किया। यानी कि पाकिस्तान ने भी अपने जो भी जानकारी थी वो भारत को सौंपी, और भारत ने भी अपनी जानकारी परमाणु प्रतिष्ठानों की पाकिस्तान को सौंप दी। ये एक तरीके से म्यूचुअल एक्सचेंज था। ये 1992 से चला आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये 1992 से ये चीज़ें चल रही है। और अभी चूंकि ज़्यादा माहौल टेंस्ड है उसके बावजूद ये हुआ है, ये एक अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे को ये चीज़ें कर रहे हैं, म्यूचुअली एक कोऑर्डिनेशन है। तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो उत्तर पूर्व, यानी कि जो भारत का जो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में जो 7 जो छोटे छोटे राज्य हैं जिनको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, तो उस 7 सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, उत्तर पूर्व के इलाके में पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जिंजर का मतलब आदि, तो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो किस राज्य में लगाया गया है? तो ये मेघालय में लगाया गया है। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला है, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो मेघालय। और अभी चूंकि ये स्टार्ट हुआ है इसलिए करंट अफेयर्स में, लेकिन आगे चल के ये स्टैटिक जीके में भी ये काउंट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स। और किस चीज़ का इंडेक्स? ब्लूमबर्ग एजेंसी है और वो अपना इंडेक्स जारी किया, लेकिन किस चीज़ का? तो बिलियनियर्स का। यानी कि जो भी जो अरबपतियों का इंडेक्स जारी हुआ है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, इसमें शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस कौन है? तो ये अमेजन के संस्थापक, अमेजन के मालिक इनको कह सकते हैं, जेफ बेजोस। और ये अभी स्पेस में जाने वाले हैं, तो इसलिए ये भी काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट आते हैं आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने घोषणा किया है
कि चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव होगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आयुर्वेद महोत्सव, यानी कि वो उसका भी कौन सा एडिशन, तो 4th एडिशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो केरला में आयोजित किया जाएगा। केरला में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, उसका 4th एडिशन का। अब आयुष मंत्रालय, तो आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं, कौन आयुष मंत्री भी बने हैं, तो पहले जिस वक्त ये योजना लॉन्च हुई थी उस वक्त तो श्रीपद नाइक थे, लेकिन हाल ही में जो मंत्रालय में बदलाव हुआ है उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो आयुष मंत्री बने हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो हमारे आयुष मंत्री हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस दक्षिण एशियाई देश ने, यानी कि साउथ एशिया, भारत के जो इस क्षेत्र में जो आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इस क्षेत्र में जो भी देश हैं, साउथ एशिया के जो क्षेत्र हैं, उसमें किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया गया है, तो कजाकिस्तान। ये काफ़ी एक बड़ा मूव माना गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट और ये पूछने का काफ़ी चांसेस है कि किस दक्षिण एशियाई देश ने ये मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है, तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो क्या है, हो सकता है पूछ दे कहीं, तो नूर सुल्तान। नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, साउथ एशियाई देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है, तो कजाकिस्तान ने किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने एबॉर्शन यानी कि गर्भपात को लीगल बनाने के लिए एक बिल पास किया है, यानी कि जो एबॉर्शन है जिसमें कि जो गर्भ में ही बच्चे को खत्म कर दिया जाता है, उस चीज़ को लीगलाइज, जैसे इंडिया में ये इलीगल है, इसमें पकड़े जाने पर काफ़ी सज़ा होती है और जुर्माना भी होता है, तो ये इस चीज़ को लीगल बनाने के लिए अर्जेंटीना में एक बिल पास किया गया है कि ये जो एबॉर्शन है उसको 14 वीक्स के अंदर, यानी कि 14 वीक्स ऑलमोस्ट 95 to 100 डेज, तो इस 14 वीक के अंदर अगर कोई लेडी एबॉर्शन करना चाहती हैं तो वो लीगल है, और इस चीज़ को एक बिल के माध्यम से लीगलाइज कर दिया गया। किसके द्वारा, तो अर्जेंटीना की सरकार के द्वारा। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना कहाँ है, तो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, जो एक साउथ अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है, तो ओडिशा की सरकार ने रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल साइट है, वहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट, एक टूरिस्ट हब वो के रूप में वो डेवलप हो रहा है उद्घाटन के साथ ही। तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने, यानी कि किस देश की पार्लियामेंट ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। मलाला यूसुफजई के नाम पर एक स्कॉलरशिप एक्ट है, उसको पास कर दिया है तो अमेरिका की संसद ने, जो अमेरिकी संसद है उसने। ऐसा क्यों किया है, तो पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं उनको एजुकेशन के रूप में जो स्कॉलरशिप है उसका नंबर बढ़ जाए, इसलिए इस मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया गया। मलाला यूसुफजई कौन है, तो यंगेस्ट नोबेल अवार्डी है, नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था, और ये यंगेस्ट थी जो मिला था। क्यों दिया गया था, तो तालिबान के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उस चीज़ के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी सांसद को, यानी कि अमेरिका के किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दोबारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, यानी कि प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, नैन्सी पेलोसी को। नैन्सी पेलोसी जो है उनको, ये सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र से आती है, ये सैन फ्रांसिस्को जो है वहाँ की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इनको अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका स्पीकर दोबारा नियुक्त किया गया। किस पार्टी से आती हैं ये, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं, डेमोक्रेट हैं ये, डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अमेरिका में दो पार्टी है, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक है। तो अभी वर्तमान में वहाँ जो बाइडेन की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। आईओसी, अब नेक्स्ट हम आते हैं आईओसी। आईओसी क्या है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसने क्या किया कि अपना जो भी ईंधन स्टेशन है, जैसे कि जो भी पेट्रोल पंप वगैरह जो भी चीज़ें हैं इस टाइप की, जहाँ से हम उसका फ्यूल को लेते हैं, वहाँ पर जो भी लोकल्स रहते हैं, जो भी स्थानीय समुदाय हैं, उनका जो भी बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए एक पहल की शुरुआत की, एक इनिशिएटिव की शुरुआत की। किसके द्वारा, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, प्रयास। प्रयास इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ताकि उसके जो ईंधन स्टेशन है, जो फ्यूल स्टेशन हैं, उसके पास जो लोकल्स हैं उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। बेसिक नीड्स कैसे? अब जैसे कि वो लोग शेल्टर में रहते हैं रात के समय पे, तो उनको कंबल की जरूरत है, अगर उन वो लोग भूखे सो जाते हैं तो उनको प्रॉपरली दोनों टाइम का खाना, तो इस टाइप की जो बेसिक जो नीड है उसको पूरा करने के लिए आईओसी ने ये कदम उठाया है प्रयास नाम के एक इनिशिएटिव के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है, भारत में एक नई एयरलाइन सेवा की शुरुआत की गई है, और उस एयरलाइंस, चूंकि नई नई सेवा शुरू हुई है तो इसलिए इसका भी नाम पूछा जा सकता है। तो फ्लाईबिग नाम का एक नया एयरलाइन सेवा शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत में। और इसको जो ये जो रन किया जाता है वो ज़्यादातर इंदौर और गुड़गांव के क्षेत्रों में ज़्यादा रन किया जा रहा है अभी वर्तमान में, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। नेक्स्ट आते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया एक प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो खेलो इंडिया, इसका भी अलग अलग फॉर्म में ये आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, विंटर गेम्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका जो सेकेंड एडिशन है, यानी कि दूसरा संस्करण है, 2021 में आयोजित होने वाला है। और ये कहाँ आयोजित होगा? तो गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो गुलमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, गुलमर्ग जगह है जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2021 में। नेक्स्ट आते हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। ये एक बॉडी है, कोऑपरेटिव बॉडी है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। इसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? इसका क्योंकि अपॉइंटमेंट वगैरह से क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन? तो आशीष पेठे, आशीष पेठे नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है एम पेंशन ऐप। ऐप्स वगैरह भी चूंकि कोरोना काल में काफ़ी सारे ऐप शुरू हुए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एम पेंशन ऐप जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है एम पेंशन ऐप। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने एक नया विंग शुरू किया है, ह्यूमन राइट्स सेल। अपना एक नया उन्होंने सेल शुरू किया, एक नया बॉडी बनाया है, एक उसको ह्यूमन राइट्स सेल के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका प्रमुख ह्यूमन राइट्स सेल जो भारतीय सेना की एक बॉडी है, उसको उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम चौहान को। गौतम चौहान को ह्यूमन राइट्स सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक यानी कि एशिया प्रशांत के रीजन में गूगल क्लाउड, जो कि गूगल का एक बॉडी है, गूगल क्लाउड का प्रमुख यानी कि चीफ नियुक्त किया गया है। किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो कर्ण बाजवा को। तो कर्ण बाजवा को एशिया पैसिफिक रीजन में गूगल क्लाउड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डगमारा बास्कोवा। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको 12 साल के लिए बैन कर दिया गया है, डगमारा बास्कोवा को। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्लोवाकिया के खिलाड़ी हैं। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है, तो स्लोवाकिया के डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए टेनिस एसोसिएशन के द्वारा बैन कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेट बिजनेस, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। अब ये फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है? तो रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल के माध्यम से लोगों को जो भी ऑनलाइन वगैरह की जो सुविधा होती थी, या फिर जो भी सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, लोग भेजते थे रेलवे के माध्यम से, तो उन चीज़ों में सहूलियत प्रदान करने के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है पुरुषों के टेस्ट मैच में, यानी कि मेल जो टेस्ट मैच है, मेन टेस्ट मैच, उसमें पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो क्लेयर प्लोशॉक। क्लेयर प्लोशॉक जो है वो मेंस के टेस्ट मैचेस में पहली महिला ऑफिशियल्स बनी है। अब इसका नाम इंपॉर्टेंट इनका इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ओडीआई मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला भी यही थी। पुरुषों की ओडीआई मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो थी वो भी क्लेयर प्लोशॉक थी। और टेस्ट मैच में जो पहला जो मैच अधिकारी बनी है वो कौन बनी है? तो क्लेयर
पोलिशेक बनी। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रॉनिकल्स ऑफ फिलेंथ्रोपी। द क्रॉनिकल्स ऑफ फिलेंथ्रोपी एक संस्था है, इसने क्या किया है, इसके द्वारा एक सूची जारी हुआ है, एक वार्षिक सूची, जो एक एनुअल जो एक लिस्ट जारी होता है कि साल भर में किसने सबसे ज़्यादा दान किया। तो एनुअल एक जो लिस्ट जारी हुआ है वार्षिक सूची दान की, उसमें शीर्ष पर कौन व्यक्ति रहे हैं, तो जेफ बेजोस रहे हैं, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। इनका ही नाम जो है द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी में वार्षिक दान की सूची में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में, लद्दाख क्या है, तो अब चूंकि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पहले अलग था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जिससे कि भारत में जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या है वो 8 हो गई थी, लेकिन फिर दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला देने के बाद वो संख्या फिर से 7 पर आ गई है। तो लद्दाख भी एक यूटी है। तो इसमें लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये किस नदी पर दिया गया है, तो सिंधु नदी, इंडस रिवर पे 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ, तो लद्दाख में। अब आते हैं नेक्स्ट, बिंदु सागर सफाई परियोजना। अब ये बिंदु सागर सफाई परियोजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ओडिशा। बिंदु सागर क्या है, तो ये कोई सी नहीं है, बिंदु सागर क्या है, एक लेक है, तालाब है। तो बिंदु सागर हो चुकी एक धार्मिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी सफाई जो है करवाई जा रही है। और वहाँ उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और केंद्रीय मंत्री जो कि उस वक्त तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थे, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया, इस चीज़ की शुरुआत की गई है, बिंदु सागर सफाई परियोजना उड़ीसा में। अब केंद्र सरकार ने एक प्रशासनिक फेरबदल किया है जम्मू कश्मीर में। क्या किया है कि एक इंपॉर्टेंट फैसला लेते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो भी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी जो बनते थे, प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती थी उसके लिए जो छात्र आवेदन करते थे, तो उसके लिए जो अधिकतम उम्र की सीमा थी वो 37 ईयर्स थी। उस 37 ईयर्स को घटा करके क्या कर दिया है 32 ईयर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग लोग हैं वो उस क्षेत्र में प्रशासन में अपने आप को मौका दे पाएँ। अब आते हैं नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। ये थोड़ा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स हो जाता है और पूछा भी जाता है। तो भारत का पहला जो फायर पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओडिशा में किया गया। अब नेक्स्ट आते हैं 51 में 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 51st एडिशन था, 51वां उसका एडिशन था। इसमें फोकस देश के रूप में, यानी कि जिस देश पे सबसे ज़्यादा नज़र थी, फोकस देश के रूप में जिस देश को सिलेक्ट किया गया था वो कौन था, बांग्लादेश। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो था ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये गोवा में हुआ था। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हर बार ये गोवा में ही आयोजित होता है, तो इसलिए इसको याद रखना जो है वो आसान हो जाता है। और इसमें फोकस देश कौन था, तो बांग्लादेश था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की गई है, तो कर्नाटक। अब भारत चूंकि ऊर्जा जरूरतों के मामले में, ये मिनरल्स वगैरह के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है दूसरे देशों पे, तो वैसे स्थिति में अगर भारत के किसी राज्य में लिथियम जैसे एक कूटनीतिक दृष्टि से, एक जो है स्ट्रेटजिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल जिसको माना जाता है लिथियम को, और लिथियम का अगर खोज हो जाए, लिथियम का कोई भंडार मिल जाए, तो वो भारत के लिए एक अच्छी बात है। तो लिथियम भंडार का खोज कहाँ किया गया है, कर्नाटक में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन के लिए क्या किया गया है कि एक अधिकार प्राप्त एक पैनल स्थापित किया गया है, पैनल का निर्माण किया गया है, जिनको ऑथराइज किया गया है वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी निर्णय होगा उसके बारे में एक डिसीजन लेंगे और वो पीएमओ को इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें जो प्रमुख नियुक्त किया गया है इस कोविड-19 जो ऑथराइज जो एक पैनल बनाया गया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, तो उसका जो प्रमुख बनाया गया वो किसको बनाया गया है, आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा जो है वो कोविड वैक्सीन ऑथराइज्ड पैनल के चेयरमैन। अब नेक्स्ट आते हैं, केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है, तो नितिन गडकरी। इस करंट अफेयर्स को अगर सिंपल भाषा में समझें तो ये है कि खादी ग्राम उद्योग, जिसको कि इंग्लिश में भी खादी ग्राम उद्योग ही कहते थे, खादी ग्राम उद्योग ने क्या किया है कि गोबर के माध्यम से, गाय के गोबर के माध्यम से एक पेंट का निर्माण किया।
जो कि वॉल पेंट है, एक पेंट का निर्माण किया है। और जिस पेंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। और सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया है, नितिन गडकरी जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पुर्तगाल के फुटबॉलर और युवेंट्स जो लीग है उसके भी फुटबॉलर नहीं है, उसके लिए भी खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 759 गोल करके जोसेफ बेंकोन्स नाम के एक रिटायर्ड फुटबॉल प्लेयर थे, उनकी बराबरी कर ली है। तो फुटबॉल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पुर्तगाल के लिए इतना गोल किया है, जो भी अलग अलग जो भी लीग्स खेली है उन्होंने, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, रियल मैड्रिड हो, या फिर अभी वर्तमान में ये जुवेंट्स, तो सबके लिए मिलाकर के और प्लस पुर्तगाल, उन सभी को मिलाकर उन्होंने इतने गोल किए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, हारून ग्लोबल 500। हारून एक एजेंसी है और उसने ग्लोबली जो 500 जो टॉप कंपनीज है उसकी एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। 11 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया। इसमें जो भारत से जो सबसे ऊपर जो कंपनी रही है टॉप मोस्ट, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप मोस्ट रही है, RIL, और ये किस पोजीशन पे रही है? तो 54th। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में जो टॉप मोस्ट इंडियन कंपनी रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो किस पोजीशन पे रही है? तो 54th पे रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तलसेरी जो समुद्र तट है, जो सी कोस्ट है, उसको डेवलप करने का फैसला किया है? तो ये ओडिशा सरकार ने किया है, चंद्रभागा और तलसरी सी कोस्ट को। नेक्स्ट है कि इंडो वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता, इसका जो 13th एडिशन है, इसका अध्यक्षता किसने किया है? तो डॉक्टर अजय कुमार नाम के एक भारतीय अधिकारी ने क्या किया है कि इंडो वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग के 13th एडिशन को चेयर किया है, अध्यक्षता की है। इसमें वियतनाम की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। वियतनाम की कैपिटल जो है वो कहाँ है? हनोई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट स्लाइड, इसके बाद जो रिमेनिंग जो करंट अफेयर्स के पोर्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनवरी के। तो कौन सा जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, की एम्स का फुल फॉर्म होता है, तो किस एम्स ने लगातार तीसरी बार, यानी कि हैट्रिक बना दिया उसने, किस चीज़ में? तो कायाकल्प पुरस्कार एक एम्स को दिया जाता है, जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उसके। तो किस एम्स को दिया गया है लगातार तीसरी बार? तो एम्स भुवनेश्वर। और चूंकि भुवनेश्वर है तो कहाँ होगा ये? ओडिशा में, क्योंकि उसकी एक कैपिटल है। तो लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता? एम्स भुवनेश्वर। अब आते हैं नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, उसने इस चीज को शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाती है? तो ईटानगर हो जाती है। नेक्स्ट है लास्ट जो करंट अफेयर्स है आज की वीडियो का, किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च, यानी जो क्रेडिट कार्ड जो होता है उसका जो थीम है वो वेलकम थीम्ड है। वेलकम थीम जो क्रेडिट कार्ड है वो किस बैंक ने लॉन्च किया? तो यस बैंक, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं यस बैंक। तो ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे जनवरी से स्टार्ट करके, और अप टू जहाँ तक बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा या फिर बाकी सारे एग्जाम के लिए, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।